हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जॉइन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो, सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 25 जुलाई, देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज UPSC, PCS, EPFO, SSC, बैंकिंग, CDS एंड रेलवे। चलिए देख लें कि आज की पहली न्यूज़ क्या है दोस्तों। एक वर्ल्ड लेवल का आर्ट हनी टेस्टिंग लैब अभी इनोग्रेट किया है, ठीक है, बनाया जा रहा है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, तो इन्होंने अभी इनोग्रेट किया एक वर्ल्ड क्लास लेवल का, ठीक है, क्या क्या आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये अभी इनोग्रेट किया है इन्होंने। बाकी इस्टेब्लिश किया जा रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आनंद गुजरात में। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा आनंद गुजरात में है। तो इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये, ठीक है, वर्ल्ड क्लास का। और बाकी देख सकते हैं इसको जो बोला जा रहा है दोस्तों स्वीट रिवोल्यूशन। देखिए रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करना। और आप देख सकते हैं, सुना होगा आपने ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए होता है? ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, जितने भी प्लांट्स वगैरह एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्लियर, तो इसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन होता है। और वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाता है दोस्तों, कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। बाकी अगर वाइट रिवोल्यूशन दे सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन, तो इनका जो फादर ऑफ द, ठीक है, मिल्क, ये वाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, कुरिन, ये वर्गीस कुरिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं जनरली। और तो देखिए एक तरीके से स्वीट रिवोल्यूशन की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से एग्जाम में आता है कि स्वीट रिवोल्यूशन किसके लिए है, तो स्वीट रिवोल्यूशन है हनी के लिए, क्लियर, एक आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए। तो किस तरीके से हनी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो इसलिए बनाया जा रहा है, एक अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोडक्ट किया जाए, तो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाए। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि एक स्वीट रिवोल्यूशन, ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं इसमें बहुत सारी सेवरल एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, किस तरीके से इसको प्रमोट करना है, क्लियर। तो इसके जो मिशन है, मिशन ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और नेशनल मिशन फॉर द बी कीपिंग। देखिए इस मिशन के द्वारा ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, और जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है यह नेशनल बी बोर्ड एंड स्टेट, ठीक है। तो नेशनल बी बोर्ड और जितने भी स्टेट हैं इसको मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब देख लेते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये देखिए एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत बना था ये बोर्ड, ध्यान रखिएगा। और इसका डायरेक्टली पूछ लेता है कहाँ पर, ये आनंद गुजरात, ठीक है, गुजरात में एक जगह आनंद, तो वहाँ पर इसका जो मेन ऑफिस है। बाकी पूरी कंट्री में इसके क्या है, रीजनल ऑफिस है, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी इसका काम क्या है दोस्तों, फाइनेंस करना, सपोर्ट करना, और जो भी, ठीक है, और जितने भी इस फील्ड में अगर वर्क करेंगे, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, तो उस तरीके से कैसे फाइनेंस करें, किस तरीके से सपोर्ट करें, तो इस तरीके से ये पूरा इसका वर्क रहता है। और इसके जो देखिए इसको भी फाउंड किसने किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरिन, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों, ये फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है इनको, है ना, मिल्क प्रोडक्शन में, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। और बाकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है ये क्रिएट किया गया था 1965 में। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था बोर्ड 1965 में, इनके फाउंडर हैं वर्गीस कुरिन, ठीक है। अब देख लेते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक मिनिस्ट्रियल डिजिटल मीट हुआ है इसका, ठीक है। अभी हम जानेंगे इसको कि आखिर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो अभी फिलहाल में इसमें डिजिटल मीट हुआ है। तो जो हमारे यहाँ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है। तो इन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया इस मीट में, क्लियर। तो यहाँ से क्या इन्होंने निर्मन भवन से, क्लियर। अब देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से शोक व्यक्त किया, कंडोलेंस किया है किसके, जितनी भी देखिए लाइफ गई हैं कोविड-19 की वजह से। तो इस तरीके से इन्होंने डिस्कस किया है। और बाकी क्या क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है, इसको कर्व करने के कोविड-19 के लिए, ठीक है, क्या क्या कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी रही है इंडिया की। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इस मीट में इन्होंने डिस्कस किया है, और पूरी जितनी भी स्ट्रेटेजी है पूरा डिटेल में बताया है, क्लियर, कि क्या क्या इंडिया ने स्टेप उठाए हैं कोविड-19 से
लड़ाई के लिए, ठीक है, इससे लड़ने के लिए। बाकी देख सकते हैं इसमें देखिए अगर आईटी की फील्ड में इंडिया देखा जाए कोविड-19 में किया गया, इसने एक आरोग्य सेतु ऐप डेवलप किया है, एक इतिहास, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐप डेवलप किए थे जो ट्रैक करेंगे, ये एक, ठीक है, ट्रैक करेंगे, एक तरह सर्विलांस का काम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल जो भी डिसीज है या जो भी कोविड-19 से पीड़ित हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने का काम रहेगा इसका आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास का। तो इस बारे में भी इन्होंने डिटेल दी है। बाकी क्या क्या PT-PCR ऐप यूज़ किए हैं टेस्टिंग के लिए, क्लियर, और क्या क्या कितने हॉस्पिटल बेड कैपेसिटीज़ कितनी है, तो इस तरीके से पूरी डिटेल, ठीक है, इन्होंने बताई है। बाकी एक सिंगल पोर्टल भी बताया गया वहाँ पर कि कोविड-19 के लिए एक सिंगल पोर्टल भी बनाया गया जो सबको हैंडल करता है, ठीक है। अब देख सकते हैं इन्होंने एक बात और कही है कि एक बनाया जा रहा है सब ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, तो एक ये सब ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाया जा रहा है जो एक तरीके से देखा गया जितने भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका कैसे किस तरीके से उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। तो एक तरीके से देख सकते हैं बाकी फुलफिल करने वाला है ये। देखिए WHO का भी एक टारगेट है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2014 से 2023, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से पूछ लेता है कि WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी का कब क्या है, ठीक है, तो कब से कब तक है, तो 2014 से 2023 तक का है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो इसी के तर्ज पर इंडिया ने बोला है कि एक क्रिएट करने वाला है, एक सब ग्रुप बनाने वाला है ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिससे कि ट्रेडिशनल जैसे आयुष वगैरह पे काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। अब देख लेते हैं SCO क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी, कौन कौन इसके मेंबर हैं, ठीक है, कब साइंड हुई थी। तो देख लेते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए संघाई पोर्ट, ये चाइना में है तो इसके नाम से इसे रखा गया है। बाकी यूरेशिया में करता है ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी अलायंस क्या है, ठीक है। अब देखिए यूरेशिया क्या है, देखिए यूरेशिया आपने सुना होगा प्लेट्स होगी, यूरेशिया प्लेट्स का नाम सुना होगा और इंडियन प्लेट्स का नाम सुना होगा, क्लियर। तो यूरेशिया प्लेट देखिए यहाँ पर है, इसके ऊपर है, इंडियन प्लेट्स के ऊपर है, यहाँ से बहुत सारी चाइना, रसिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज इसके अंडर में आती हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, कैसे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए एक अलायंस हुई थी जिसको बोला गया था संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब देखिए अनाउंस हुई थी ये 2001 में, 15 जून 2001 में संघाई में, ठीक है, चाइना की सिटी है ये, चाइना में। और अब देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी इस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। ये थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देखिए सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये लगभग 6 कंट्री हैं जिन्होंने ये पैक्ट बनाया था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है। तो अनाउंस हुई थी, ध्यान रखिए, 2001 में। और अब देखिए जो साइंड हुई थी ये 2002 में साइंड हुई थी, ठीक है। तो और जो फोर्स में आई थी ये 2003 में आई थी। देखिए यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछ लेता है, अगर साइन पूछेगा कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन साइन हुई थी तो 2002 में हुई थी, क्लियर। और अगर ये पूछा जाए कि कब फोर्स में आई थी, कब लागू हुई थी, तो 1 साल बाद 2003 में लागू हुई थी, फोर्स में आई थी। तो अब देख लीजिए फिलहाल में इसमें दोस्तों 8 कंट्रीज़ हैं, पहले कितनी कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज थी, इसके बाद में अब इसमें 8 कंट्रीज हो गई हैं। देखिए 6 कंट्री तो हमने देख लिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बाकी 2 कंट्री कौन सी है, 2 कंट्री दोस्तों इंडिया भी इसका मेंबर बन गया है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 2017 में, क्लियर। और कौन से एग्रीमेंट, कौन से सबमिट के तहत किया था, अस्थाना कजाकिस्तान। देखिए 2017 में कजाकिस्तान में सबमिट हुई थी, अस्थाना एक जगह है वहाँ पर, कैपिटल है। तो यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को कब ज्वाइन किया था, तो ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन हो सकता है 2017 में किया था, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सबमिट हुई थी उस टाइम, तो सबमिट हुई थी अस्थाना कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के सबमिट में इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था, उसके बाद में 8 कंट्री हो गई थी। अब देखिए एक याद करने का तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सी कंट्री है, एक देखिए याद रखिएगा ट्रक, TRUCK, ट्रक के अंदर देखिए 6 कंट्री हो गई, ठीक है, प्लस आपका इंडिया एंड पाकिस्तान, IP, ट्रक IP, तो टोटल 8 कंट्रीज हो गए। तो ट्रक याद रखिएगा, देखिए इंडिया पाकिस्तान तो याद रहेगा, बाकी ट्रक में कौन कौन सी जो पहले इसकी जो फॉर्मल कंट्रीज थी जिन्होंने, ठीक है, इसको बनाया था, तो ट्रक के नाम से याद रखिए। टी से क्या हो गया दोस्तों, टी से हो गया आपका, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए टी से हो गया ताजिकिस्तान, ध्यान रखिएगा, टी से ताजिकिस्तान, R से हो गया रसिया,
क्लियर। और यू से हो गया दोस्तों उज्बेकिस्तान, है ना, और सी से हो गया चाइना, के से हो गया किर्गिस्तान और के से हो गया कजाकिस्तान। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने की, ऐसे याद नहीं रहता तो याद क्या है ट्रक, क्लियर। तो ये 6 कंट्री हो गई, बाकी इंडिया पाकिस्तान मिलके 8 कंट्रीज हो गई। तो अब फिलहाल में 8 कंट्रीज है यहाँ पे। और इसकी देखिए और इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये देखिए पहले से इससे पहले एक ग्रुप और बनाया गया था, इस ग्रुप का नाम था, यहाँ से देख लीजिए, इस ग्रुप का नाम था ये संघाई 5 ग्रुप। इससे पहले एक ग्रुप था, SCO से पहले एक ग्रुप था संघाई 5 ग्रुप। तो इसमें 5 लोग थे, 5 कंट्री थी, है ना। 5 कंट्री कौन कौन सी थी? एक्सक्लूजन ऑफ द उज्बेकिस्तान। इसका मतलब जब ये ग्रुप बनाया गया था संघाई 5 ग्रुप, तो इसमें 5 कंट्री थी, जैसे हमने ट्रक पढ़ा है ना। तो इसमें से एक कंट्री नहीं थी उज्बेकिस्तान, ध्यान रखिएगा। तो ये कंट्री थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान इस ग्रुप में नहीं थी, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप बना था दोस्तों, ये बना था 1996 में, 26 अप्रैल 1996 में। तो एक क्वेश्चन देखिए ये बन गया कि संघाई 5 ग्रुप, इसकी जो SCO की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कब फाउंड होती है? वो हुई थी 1996 में, क्लियर। उसके बाद में जब SCO बना था तो उसमें ये उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। मतलब जब 2001 में अनाउंस हुआ था, मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसमें उज्बेकिस्तान भी ज्वाइन कर लिया था उज्बेकिस्तान ने। तो इसका मतलब जो SCO बना था तो 5-6 कंट्री थी, मगर इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी संघाई 5 ग्रुप, उसमें 5 कंट्री थी केवल, क्लियर, जिसमें उज्बेकिस्तान को छोड़ के। तो ध्यान रखिएगा वो 1996 में आया था ये ग्रुप। उसके बाद में जो संघाई आया था वो 2001 में अनाउंस हुआ था, क्लियर। और जो साइन हुआ था 2002 में, वो फोर्स में आया 2003 में। तो इस तरीके से देखिए डायरेक्ट डेट पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है, क्लियर। बाकी इसमें देख लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है रेगुलरली बेस पर, क्लियर। तो देख सकते हैं बाकी मेंटेन, क्यों? रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, क्लियर। अभी देखिए एक न्यूज में राजस्थान ने लॉन्च किया है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ द स्टेट। तो राजस्थान के स्टेट में भी देखिए एक नया प्लाज्मा बैंक आने वाला है, ठीक है। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे पहला है इंडिया में प्लाज्मा बैंक, जो नेशनल प्लाज्मा बैंक कौन से स्टेट ने इस्टेब्लिश किया है? तो देखिए वो दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली वह स्टेट है जिसमें इंडिया में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। और बाकी देख सकते हैं जो सेकंड है वो तमिलनाडु है ना। तो ये देखिए दोस्तों दोनों जो है, जो दिल्ली में बनी हुई है और जो तमिलनाडु में, ये नेशनल बैंक है, ठीक है, नेशनल प्लाज्मा बैंक है। बाकी स्टेट के प्लाज्मा बैंक है, राजस्थान में जो बन रही है जयपुर में, है ना। और भी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, जैसे केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इन्होंने प्लाज्मा बैंक बनाने की बात कही है। बाकी देख सकते हैं जो सबसे पहला प्लाज्मा बैंक है, ध्यान रखिएगा, वो दिल्ली में इंडिया के अंदर बना था। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, मालेगांव और धावरी में, कि ये भी प्लाज्मा बैंक बनाने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है दोस्तों? प्लाज्मा बैंक क्यों बनाया जा रहा है? देखिए कोविड-19 के पेशेंट जो भी सही हो जा रहे हैं, ठीक है, जो भी रिकवर कर जा रहे हैं, तो उनका ब्लड लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? ब्लड से, ठीक है, उनका ब्लड लिया जा रहा है। जो ब्लड लेने के बाद में ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जा रहा है। प्लाज्मा निकालने के बाद में वो प्लाज्मा जो अभी पेशेंट कोविड-19 से संग्रहित हैं, ठीक है, जिनको कोविड-19 अभी है, तो उन पेशेंट के अंदर ये प्लाज्मा इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जा रहा है उस प्लाज्मा को। उसके बाद में वो प्लाज्मा जो होता है बहुत जल्दी से एक तरीके से एंटीबॉडी डेवलप करता है और बहुत जल्दी से जो कोविड-19 के पेशेंट है बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, क्लियर। तो ये बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी, मतलब जो पेशेंट कोविड-19 के सही हो चुके हैं, क्लियर, उनका प्लाज्मा निकालकर जो फिलहाल में पेशेंट है कोविड-19 से, उनके अंदर डाला जाता है, ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद में वो प्लाज्मा क्या करता है? एंटीबॉडीज डेवलप करता है, तो इस तरीके से एक तरीके से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, क्लियर। तो ये बोला जाता है। अब देख लेते हैं प्लाज्मा आखिर होता क्या है। देखिए प्लाज्मा आप देख सकते हैं, ब्लड, देखिए ब्लड सेल क्या होता है? ब्लड सेल हम पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लड में। तो देखिए इसमें प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, लगभग 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। बाकी 65% आपका ब्लड कंपोनेंट होते हैं, ब्लड कंपोनेंट कंटेंट या कंपोनेंट होते हैं। अब कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना होगा RBC, WBC, क्लियर, और प्लेटलेट्स। ये देखिए 3 कंपोनेंट हो गए, RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा। ये कंपोनेंट हो गए किसके? ये लगभग इसमें और 65% पाए जाते हैं। बाकी 55% प्लाज्मा पाया जाता है। देखिए ये येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है, येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसमें लगभग प्रोटीन वगैरह और ब्लड सेल वगैरह होते हैं, ठीक है।
तो प्रोटीन वगैरह ज़्यादातर होता है प्लाज्मा में। और ध्यान रखिएगा इसमें लगभग 95% ठीक है वाटर होता है, लिक्विड होता है, 95% वाटर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। तो ये ब्लड प्लाज्मा हो गया, क्लियर, इसको बोला जाता है ब्लड प्लाज्मा। तो ये देखिए ये दोस्तों ये निकाला जा रहा है प्लाज्मा, ठीक है। तो पहले ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद में प्लाज्मा निकाला जाएगा, है ना। कोविड-19 के पेशेंट्स हैं और जो पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा वो, क्लियर। अब देख सकते हैं बाकी हम पढ़ चुके हैं। बाकी देखिए WBC और RBC का अगर हम जाने, RBC का क्या काम है, RBC रेड ब्लड सेल, देखिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है ना, रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं RBC। इसलिए इसमें क्या होता है, इसका कलर रेड होता है ना, इस पिगमेंट के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण इसमें कलर क्या होता है, रेड होता है। तो इसका काम क्या होता है RBC का, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना। ध्यान रखिएगा जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन जो इसके अंदर पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, एक तरह से बंध जाता है, बांध लेता है और इसके पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड के जरिए वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देता है। तो ध्यान रखिएगा RBC का काम है हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम WBC का काम है, WBC क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। अभी एक न्यूज में एक देखिए एक स्पिल है, जो फ्रेंच रिफाइनरी स्पिल है, ये बहुत ज्यादा जो टॉक्सिक केमिकल है अभी मेडिटेरियन सी में ये स्पिल किया है, ठीक है, निकला है केमिकल। तो एक ऑरेंज ब्राउन कलर का केमिकल स्पिल किया लगभग 6 हेक्टेयर, ठीक है, एरिया में जो फ्रेंच मेडिटेरियन सी में है, ठीक है। तो ये केमिकल स्पिल किया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जो पाइपलाइन होती है उसमें ऑयल वगैरह की जो भी होता है तो उसमें कभी कभी लीक हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं पूरे स्प्रेड हो जाते हैं ओशियन में, और जितने भी मैराइन ऑर्गेनिज्म है एनिमल है, ठीक है, उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है। तो काफ़ी हानिकारक है। बाकी देख सकते हैं कौन सी कंपनी है, Chem1 स्पिल्ड 200 गैलन ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, यहाँ से हुआ है और आयरन क्लोराइड इसमें से निकला है, क्लियर। अभी चलो देख लेते हैं बाकी हमारा देखना कि आखिर मेडिटेरियन सी है कहाँ पर, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है मेडिटेरियन सी। देखिए यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये जो एरिया है दोस्तों इटली वगैरह, ये यूरोप के नीचे वाला ये एरिया, ये देखिए है ना, ये एरिया इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। इसके नीचे ये आपका, ठीक है, अफ्रीका हो गया, ये यूरोपियन कंट्री हो गई, क्लियर, और ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया। तो इसको बोलते हैं ये है आपका ये मेडिटेरियन सी, तो ध्यान रखिएगा। और ये स्पेन हो गया, स्पेन का एक एरिया बार्सिलोना हो गया, देखिए काफ़ी न्यूज़ में था पीछे। एक कैटलोनिया एरिया है ना, कैटलोनिया क्या था, एक यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ पे स्पेन में जब काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था तो काफ़ी न्यूज़ में था। कैटलोनिया एक मतलब अलग होने की सोच रहा था कि स्पेन से अलग कर दे, एक डिवीज़न हो जाए स्पेन से कैटलोनिया का, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में ध्यान रखिए, कैटलोनिया एरिया स्पेन के अंदर आता है। और ये देखिए मेडिटेरियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना, टर्की के ऊपर। और देखिए मेडिटेरियन सी, एक यहाँ पे देखिए ये रेड सी हो गया। तो मेडिटेरियन सी के बीच में एक स्वेज कैनाल भी है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है जो इजिप्ट से होके जा रही है, ध्यान रखिएगा, इजिप्ट से। और किसको मिला रही है स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी और रेड सी, ठीक है। तो इसको मिला रही है स्वेज कैनाल। देख लेते हैं स्वेज कैनाल कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ये स्वेज कैनाल है, यहाँ से लेके ये स्वेज कैनाल है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है। तो मेडिटेरियन सी यहाँ पर हो गया, जब हमने देखा था दोस्तों, ये जो है ये मेडिटेरियन सी हो गया, क्लियर। और ये जो है रेड सी हो गया, इसके बीच में स्वेज कैनाल जो इजिप्ट से होके जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इजिप्ट से होके जा रहा है स्वेज कैनाल, क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है। स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट कैनाल है, ध्यान रखिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट कैनाल है। और देखिए यहाँ पे ये इसका जो अगर नॉर्थन साइड देखेंगे कैनाल का तो पोर्ट साइड का जाता है ना, ध्यान रखिएगा, पोर्ट साइड का जाता है। अगर साउथन देखेंगे तो साउथन एक स्वेज सिटी है, ध्यान रखिएगा, स्वेज सिटी इसके नाम पे स्वेज कैनाल रखा है। तो यहाँ पे एक, ठीक है, एक पोर्ट यहाँ पर है, तो ये दो पोर्ट हैं, पोर्ट साइड और एक त्वेफिक, ऐसे कुछ नाम है इसका, त्वेफिक, ठीक है। तो एक पोर्ट यहाँ पर है। तो इन दो पोर्ट पूछा जाता है कि इसके नॉर्थ में कौन सा पोर्ट है, तो स्वेज कैनाल के नॉर्थ में पोर्ट साइड और साउथ में त्वेफिक पोर्ट है, क्लियर, जो स्वेज सिटी में है। तो इस तरीके से कनेक्ट करता है रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। चलिए अब अगला देख लेते हैं। बाकी कोरोना कवच पॉलिसी, अब ये पॉलिसी निकल कर आ रही है, कोरोना कवच पॉलिसी। ये देखिए कौन अलाउ कर रहा है, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी अलाउ करने वाला एक कवच, कोरोना कवच पॉलिसी, ठीक है, ग्रुप ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये,
ठीक है। बाकी करने वाला है कवर लगभग कंपनीज जितने भी देखिए जो भी कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, है ना, उसके लिए एक तरीके से ये इंश्योरेंस पॉलिसी लाने वाला है, ठीक है। जो भी बहुत सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हैं तो उस तरीके से कैसे उनको कवर किया जाए। इंश्योरेंस कोविड-19 का केस पाएगा तो काफ़ी सारे, ठीक है, किस तरीके से उनको कवर किया जाए एम्प्लॉयज़ को, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जा रही है, कोरोना कवच पॉलिसी। अभी देख लेते हैं इसका मिनिमम सम कितना लगभग कवर करेगा, 50,000 का मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, 5 लाख का, क्लियर। बाकी यहाँ से बहुत सारे लार्ज एम्प्लॉयमेंट को फ़ायदा पहुँचाने वाला ये पॉलिसी देख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो गया, सर्विस, है ना, MSME वाला, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो इन सभी के लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है, कोरोना कवच पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा किसने लॉन्च किया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं वैक्सीन न्यूज में, HGCO19, ठीक है, तो ये वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन अभी देखिए दोस्तों, अभी जो पुणे बेस्ड एक जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, तो ये जो देखिए ये एक कंपनी है, तो इसने अभी RNA बेस्ड कोविड-19 एक वैक्सीन बनाई है, ठीक है। तो इसका ट्रायल जो दोस्तों है दिसंबर में होने वाला लास्ट में। देखिए इससे पहले अभी कोवैक्सीन बनी थी, कोवैक्सीन ध्यान रखिएगा, इंडिया की सबसे पहली जो इंडिजिनियस वैक्सीन बनी थी कोविड-19 के लिए, कोवैक्सीन बनी थी, ठीक है। तो ये किसने बनाए थे, बायोटेक ने, ठीक है। तो ये इसने बनाए थे कोवैक्सीन, तो आ जाता है एग्जाम में। अभी फिलहाल में इसका ट्रायल जो है लगभग 15 अगस्त तक बोला जा रहा है कि 15 अगस्त तक लॉन्च जाएगी। देखिए उसके बाद में एक वैक्सीन और आने वाली है जिसका नाम है HGCO19 वैक्सीन। तो ये देखिए पुणे बेस्ड, ध्यान रखिएगा किसने बनाया है, जिनोवा ने, ठीक है। ये तो आपका बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो ये बना रही है वैक्सीन HGCO19, क्लियर। और देख लीजिए ये RNA बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा RNA बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो एक तरीके से लो इंजेक्टेबल डोजेस प्रोवाइड करेगा, काफ़ी कम डोज देगा और एक अच्छी तरीके से एंटीजीन डेवलप करेगा, क्लियर। और इसके साथ में जो कोलैबोरेट कर रही है वो कर रही है HDT बायोटेक USA, तो USA की कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में ये वैक्सीन बनाई जा रही है, क्लियर। और बाकी जितनी भी देखिए दोस्तों जो कोविड-19 जैसे कोवैक्सीन बनी है, HGCO19 वैक्सीन बनी है, तो ये कौन से मिशन के तहत बनी है, तो एक मिशन याद रखिएगा, INSEPI मिशन, क्लियर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मिशन है ये, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लियर। और ये फैसिलिटेट करिए डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट, देखिए जो वैक्सीन बनाना चाह रहा है सबको ये हेल्प करिए। इस मिशन के तहत बहुत सारी कंपनी क्या है ये वैक्सीन बना रही हैं, क्लियर, कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसका मकसद क्या है इस मिशन का दोस्तों, एक तरीके से अगर इस तरह कोई भी पैंडेमिक आए तो किस तरीके से एक रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन का जो लोगों को कवर कर सके, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा INSEPI मिशन। तो INSEPI मिशन यही है दोस्तों, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस थ्रू रैपिड वैक्सीनेशन डेवलपमेंट, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट किया जाए। और तरीके से ये देख सकते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव है, सेपी क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसकी फुल फॉर्म है कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ध्यान रखिएगा। तो इस सेपी के साथ में इन लग गया, मतलब इंडिया इस मिशन को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ रखेगा कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। और ये जो मिशन जो लॉन्च हुआ था, इंडिया ने जो लॉन्च किया था लगभग 27 मार्च 2019 को लॉन्च किया था, और इसका जो लगभग कॉस्ट होने वाली है लगभग 312 करोड़ की कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा INSEPI। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ से फ्री PDF मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।